Assalamualaikum third year. Hope you all are doing with good health. The next topic which we are going to study in our subject perioperative assessment in its management is modes of ventilators. ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वेंटिलेटर्स के बारे में, वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, कब यूज़ होते हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, किन किन पेशेंट्स में हम अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसकी फिर हमने देखी थी वेंटिलेटर होते किस तरह के। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखेंगे सबसे पहले कि वेंटिलेटर्स के ऊपर मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें सेट करना होता है। ठीक है, जब भी हम किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं तो उस पर जो मेन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हमने पेशेंट का हाइट और वेट डालनी होती है। ठीक है, वो उसके हिसाब से कुछ वेंटिलेटर जो होते हैं वो इतने एडवांस्ड होते हैं कि अगर हम उनमें हाइट और वेट डालेंगे तो वो उसकी बाकी हर एक चीज़ को खुद बहुत सेट कर लेते हैं। नहीं तो बाकी में हाइट वेट के बाद हमें बाकी चीज़ें भी सेट करनी पड़ती हैं। जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि उसको 1 मिनट में कितनी दफ़ा ब्रेथ्स जा रही हैं, कितनी ब्रेथ्स जा रही हैं। ठीक है, और यानी उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी ये चीज़ होती है जैसे आप सांस अंदर और बाहर ले रहे हो ना, तो ये 1 मिनट में कितनी दफ़ा अंदर और बाहर ले रहे हो। तो इसी तरह हम वेंटिलेटर पे सेट कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट खुद तो सांस ले नहीं रहा होता ना, तो वेंटिलेटर वो उसको कंट्रोल कर लेता है और वो खुद उसको फ्रीक्वेंसी को मैनेज करता है। ठीक है, ये मोस्टली हम 13 से 14, 12 से 13 रखते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है FiO2। FiO2 होती है, ये होती है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, सैचुरेशन होती है। ठीक है, नॉर्मली जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में 21% होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है तो हम पेशेंट को 100% FiO2 डिलीवर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो प्लेट्स बन रही होती है वेंटिलेटर पे और हर एक चीज़ वो नॉर्मल जा रही है या नहीं। ठीक है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना शुरू कर देते हैं, जिस पे वो नॉर्मल स्टेबल रहता है। ठीक है, 90 कर देते हैं, 80 कर देते हैं। और अगर हमें पेशेंट को वीन ऑफ करना हो, पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालना हो वापस, तो हम उसकी जो सैचुरेशन FiO2 उसको हम 40% तक कर देते हैं। ठीक है, या फिर 40% या फिर 0.4 भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वैल्यू होती है जहाँ पे हमने पेशेंट को वेंटिलेटर से ऑफ करने तक, ठीक है, इतनी हम रखते हैं, तब जाके पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करता है। फिर उसके बाद और कम करते करते हम 10 पे ले आते हैं और पेशेंट जो है वो स्टेबल होता है उस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये ऑक्सीजन की जो होती है ना वॉल्यूम, वो हम देते हैं 6 to 8 ml पर 6 to 8 लीटर्स पर मिनट हम देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखें कि इसकी डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे अगर हम देखें टाइडल वॉल्यूम, एक बंदा है जिसको हमारे पास मेल के अंदर 50 kg है। ठीक है, या फिर 5 फीट्स का बंदा है, उसके लिए 50 kg हमने, उसका वेट 50 kg है। ठीक है, उसका टाइडल वॉल्यूम हम सेट करते हैं 500 इस तरह से। ठीक है, और जो फीमेल्स होते हैं 45 kg, उनमें हम 400 ml तक सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है पीप। पीप होता है पोस्ट एंड एक्सपीरेटरी प्रेशर, यानी अब हमारे लंग्स अंदर ले रहे हैं ना, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, एयर जा रही है, तो जब वो वापस से बाहर आना शुरू होती है ना एयर, तो अंदर कुछ ना कुछ एयर बची रहनी चाहिए जो वापस से लंग्स को इन्फ्लेट होने में हेल्प दे। ठीक है, ये मोस्टली एस्थमेटिक्स या जो COPD या इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम पीप रखते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो ईज़िली वापस उसके लंग्स इन्फ्लेट कर सकें एक दफ़ा डीफ्लेट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद IE रेशो होती है। IE रेशो होती है इंस्पिरेटरी टू एक्सपीरेटरी रेशो, यानी सांस अंदर लेने और बाहर लेने में कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है और कितना सारा प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी रेशो होती है मोस्टली 1:2। जैसे एक अंदर सांस लेते हैं उसकी रेशो 1, और डबल हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, 2। ठीक है, और जब हमारे पास जो है हाइपरटेंशन आ जाए किसी पेशेंट में, तो हम इसको जो है 2:3 कर लेते हैं, इस तरह से डबल कर देते हैं अमाउंट को, ताकि जो पेशेंट जो है वो ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट हो और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए, अंदर एसिडियोसिस ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम रहे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो मोड्स होते हैं वेंटिलेटर के। वेंटिलेटर्स के मोस्टली 5 मोड्स होते हैं। एक होता है वॉल्यूम असिस्टेड या फिर वॉल्यूम कंट्रोल, दूसरा होता है प्रेशर असिस्टेड या फिर प्रेशर कंट्रोल, फिर प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन SIMV, और दूसरा इसका आ जाता है प्रेशर सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। यानी बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है वॉल्यूम कंट्रोल, एक होता है प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, उसके अलावा प्रेशर सपोर्ट तीसरा हमारे पास आ जाता है, और ये जो वॉल्यूम सिंक्रोनाइज्ड और जो प्रेशर सिंक्रोनाइज है ये भी इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में आगे देखते हैं। सबसे पहला मोड हमारे पास होता है CPAP मोड। CPAP मोड का ये एब्रीविएशन है कंटिन्यूस पॉजिटिव
एयरवे प्रेशर, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की फॉर्म होती है, ठीक है, एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन की, जिसके अंदर हमारे पास हम पेशेंट को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना उससे डबल हम प्रेशर ले रहे होते हैं, ठीक है। Constant level of the pressure greater than atmospheric pressure is continuously applied to the upper respiratory tract of the person, ठीक है। upper respiratory tract यानी उसके हम लैरिंक्स से होते हुए फेरिंक्स से हम उसमें देते हैं लैरिंक्स में, लैरिंक्स से आगे हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये अपर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक आता है। इसके अंदर हम जो प्रेशर दे रहे होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 21% होता है ना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, तो उससे हम ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं अंदर लंग्स को। ये थेरेपी जो होती है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स के अंदर इफेक्टिव होती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मैंने पीछे काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है CMV और AC मोड, ठीक है। कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसको कहते हैं कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये दूसरी वे है मैकेनिकल वेंटिलेशन की, जिसके अंदर हम जो पेशेंट होता है ना वो टोटली डिपेंड करता है वेंटिलेटर पे अपनी ब्रेथ्स के लिए। वो खुद एक भी सांस नहीं ले सक रहा होता, उसकी जो सारी ब्रेथ्स हैं वो वेंटिलेटर कंट्रोल करता है, ठीक है। वेंटिलेटर पे हम लोग जो हैं उसकी हाइट, वेट, फ्रिक्वेंसी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशो, हर एक चीज़ को हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है, उसमें डाल देते हैं और उसके हिसाब से वो पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट करता रहता है, ठीक है। CMV on the ventilator when a patient is receiving full support and care providers may refer this to AC। अगर आपके पास कोई भी वेंटिलेटर है जिसमें CMV या फिर AC मोड आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड है वेंटिलेटर्स का, ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट खुद ब्रीथ नहीं करता बल्कि ये टोटली डिपेंड करता है वेंटिलेटर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखें ऊपर मैंने डिस्कस किया था वॉल्यूम और प्रेशर दो तरह के होते हैं, तो इसमें डिफरेंस किस तरह से आपको पता चलेगा, इनकी प्लेथ से पता चलेगा। जब भी वॉल्यूम कंट्रोल की अगर वेंटिलेशन हो रही होगी ना तो वेंटिलेटर्स में आपको ट्राइंगल्स शो होंगे, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेथ्स शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर शो हो रहा है वेंटिलेटर पे तो आपके पास स्क्वायर बॉक्सेस शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो शो करेंगे कि ये इस वक्त प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है SIMV मोड। SIMV मोड होता है सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये भी एक टाइप है वॉल्यूम कंट्रोल मोड ऑफ वेंटिलेशन की। इस टाइप के अंदर क्या होता है कि वेंटिलेटर जो है ये मैंडेटरी नंबर ऑफ़ ब्रेथ्स डिलीवर करता है, यानी जितनी रिक्वायर्ड होती है ना बंदे को नॉर्मली उतनी उसको अलाउ करता है ब्रेथ्स, ठीक है, उतना टाइडल वॉल्यूम हम रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये पेशेंट को अलाउ करता है कि वो एट द सेम टाइम अगर वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा है तो वो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली खुद भी ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। यानी ये वेंटिलेटर ऐसा मोड है जिसमें जो पेशेंट है वो खुद भी ब्रीथ कर सकता है वेंटिलेटर पे होते हुए भी साथ साथ, ठीक है। ये हम मोस्टली ऐसे पेशेंट्स के लिए रखते हैं ना ICU में अंदर जिसमें काफ़ी टाइम गुजर जाए, मतलब सर्जरी के अब वो रिकवरी की तरफ आ रहे हों, जिनमें हम उनको खुद भी सांस लेने के लिए एफर्ट देना चाहते हैं, यानी हम उनका वेंट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम साथ में वेंटिलेटर पे भी रखते हैं और इस मोड पे रख के पेशेंट खुद भी ब्रीथ साथ करता होता है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि उसकी एफर्ट्स अच्छी हैं तो हम जो है उसकी FiO2 को हम कम करना शुरू कर देते हैं, 40% तक लाते हैं, फिर वेन ऑफ करते हैं और पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करके नॉर्मली घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एवरेज मिनट वेंटिलेशन। अगर हम देखें कि एवरेज मिनट वेंटिलेशन कितनी होती है, यानी एक मिनट के अंदर कितनी वेंटिलेशन होनी चाहिए, तो जो नॉर्मल मिनट वेंटिलेशन होती हैं वो 5 से 8 लीटर्स पर मिनट होती है, यानी ऑक्सीजन हम इतनी डिलीवर करते हैं 5 से 8 लीटर पर मिनट। अब टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 से 600 ml हम देते हैं और फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं 12 से 14। ये जो 12 to 14 ब्रेथ्स होती है ना ये फ्रीक्वेंसी है पर मिनट। यील्ड्स अ मिनट वेंटिलेशन बिटवीन 6.0 एंड 8.4 लीटर। ये ऑक्सीजन की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। 6 से 8 लीटर के दौरान हम टाइडल वॉल्यूम पेशेंट का 500 से 600 रखते हैं ml और 12 से 14 उसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, ठीक है। जैसे मिनट वेंटिलेशन कैन डबल विद लाइट एक्सरसाइज एंड इट कैन एक्सीड 40 लीटर्स पर मिनट विद हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे अगर कोई पेशेंट हाइपोटेंशन में है, उसका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है तो हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे तो पेशेंट जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा इनहेल एक्सहेल में और इस तरह उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता जाएगा। और अगर कोई पेशेंट है जिसमें हाइपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है, हाइपरटेंसिव है, तो उसमें हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं पेशेंट को। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है, एक्सीड अप टू 40 लीटर्स पर मिनट विद हैवी एक्सरसाइज, और उसको हम ज़्यादा एफर्ट्स कराते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ईजिली ब्रेथ कर सके, ब्रेथ ले सके अपनी, और उसका ब्लड प्रेशर इस तरह से नॉर्मल हो जाता है। अंदर से एसिडोसिस ख़त्म होती है
और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारी फाइनल स्लाइड है, पीछे जैसे हमारे पास जो मेन टॉपिक था सारा, इसमें मैंने आपको ऊपर जो मोड्स बताए थे ना, सारे मोड्स से पहले एक स्लाइड थी कि क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। उसमें हमने देखा था ना कि हम हाइट को देखते हैं, वेट को देखते हैं, वो तो सिंपल है। फ्रीक्वेंसी को भी आपको मैंने बताया कि हम जो है 12 से 14 ब्रेथ्स देते हैं, ये 1 मिनट के अंदर कितनी जानी चाहिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। FiO2 का आपको बताया कि ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है कि इन्वायरमेंट में कितनी है और हम पेशेंट को कितनी डिलीवर करें। उसके बाद मैंने आपको बताया पीप के बारे में कि पोस्ट एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है, हमें अंदर जो है 3 से 10 तक हम रखते हैं ये प्रेशर। एस्थमेटिक्स या COPD के पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट जिनमें लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया IE रेशो, ठीक है, IE रेशो जो है वो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रेशो हम रखते हैं। और जो एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जो है बेसिकली एक ऐसी अमाउंट होती है एयर की जो हमारे लंग्स के अंदर जाती है और बाहर आती है, ठीक है। एयर जब भी हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना, रेस्पिरेटरी साइकिल है, हर रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ कितनी दफ़ा कितनी एयर एक रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान हमारे लंग्स के अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये जो है 500 ml जो है एवरेज हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर हम रखते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 400 ml जो है वो हेल्दी फीमेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली रखते हैं। लेकिन जो आइडियल टॉलरेट वॉल्यूम का जो बेसिक फार्मूला होता है वो ये होता है कि 6 से 8 ml बाय आइडियल बॉडी वेट, ठीक है। ये हम मोस्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 6 से 8 ml रखते हैं। बाय आइडियल बॉडी वेट 50 kg होगा या 5 फीट मेल होगा। और अगर 45 kg है और 5 फीट्स की फीमेल है उसके लिए 45 kg वेट होता है, ठीक है। इन कंडीशंस में हम जो इसका वॉल्यूम है वो 6 से 8 ml रखते हैं। अब अगर हमारे पास किसी बंदे का वेट है 50 kg से ज़्यादा या उसकी हाइट 5 फीट 2 इंचज़ है, 3 इंचज़ है, तब हम क्या करेंगे कि हर इंच के लिहाज से हम उसके बॉडी वेट के अंदर 2.3 kg इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। जैसे अब 5 फीट 2 इंचज़ है ना, तो 5 फीट के लिए हमारे पास 50 kg थी और यहाँ पे हमारे पास 2.3 kg अगर और इंक्रीज़ करें तो 5 फीट मल्टीप्लाई बाई 2.3, ठीक है, तो वो जितना आएगा उसको हम मल्टीप्लाई 50 kg साथ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टाइडल वॉल्यूम निकल आता है। टाइडल वॉल्यूम देखें, कभी भी हम पेशेंट को देख के नहीं रखते कि पेशेंट के वेट को ही ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, हम उसकी हाइट को भी देखते हैं, ठीक है। अगर एक 200 kg का बंदा है, 120 kg का बंदा ओबेस है, हम उसके लिहाज से अगर उसको उतना ही टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करें तो फिर वो तो उसके लंग्स को जो है वो इन्फ्लेट इतना करे कि वो फट जाए अंदर ही, ठीक है। तो इसीलिए हम साथ में इसकी हाइट को भी देखते हैं और उसके हिसाब से ये पर इंच इस फार्मूले से हम टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करके देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।